विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और इसमें आगे के क्रम में हम पढ़ रहे थे मानव में पाचन तंत्र के विभिन्न घटकों के बारे में पीछे वाले वीडियो में हमने देख लिया है। आगे हमारा चल रहा था विभिन्न पाचन के जो अंग हैं, पाचन अंगों में भोजन के पाचन की क्रिया। आमाशय में पाचन पिछले पार्ट में हो चुका है और अब हम आगे अध्ययन करेंगे छोटी आंत में पाचन की क्रिया। पार्ट संख्या 4 और इसमें हम देखेंगे छोटी आंत में पाचन की क्रिया। तो हेडिंग डाल लें, छोटी आंत में पाचन की क्रिया। छोटी आंत में पाचन की क्रिया। आमाशय में पाचन क्रिया है वो पीछे वाले पार्ट में हो चुकी है। इसमें आगे लिखेंगे डैश लगा करके। देखो छोटी आंत में क्या क्या है पाचन क्रिया में। सबसे पहले देखेंगे इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे भोजन का सर्वाधिक पाचन। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण। सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण की जो क्रिया है, बचे हुए भोजन के घटकों के अवशोषण की क्रिया और पाचन की क्रिया है वो सर्वाधिक है, वो छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसी में देखो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण है किसमें हो गया है, छोटी आंत में। इसके बाद में लिखेंगे छोटी आंत के भाग ग्रहणी में, जो डियोडिनम भाग ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। पूरी आहार नाल की बात करें तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में। और अगर छोटी आंत में हम भोजन के पाचन की क्रिया की बात करें तो छोटी आंत का भी जो भाग है डियोडिनम, पहला भाग जो आमाशय से जुड़ा रहता है, ग्रहणी, इसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है। तो इसमें लिख लेंगे नीचे छोटी आंत के भाग ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जो ग्रहणी है, इस ग्रहणी में दो प्रकार के रस, एक अग्नाशय रस और एक पित्त रस। ग्रहणी में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले अग्नाशयी रस हैं, पैंक्रियाज जूस अग्नाशयी रस है, तथा पित्त रस आकर मिलते हैं। अग्नाशयी रस और पित्त रस दोनों आकर के कहाँ मिलते हैं, छोटी आंत के भाग ग्रहणी में अग्नाशयी रस और पित्त रस आकर के मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डैश लगा करके छोटी आंत के भाग अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। नीचे लिखें छोटी आंत के भाग अग्र क्षुद्रांत्र तथा क्षुद्रांत्र में सरलीकृत, यानी जो पूर्ण पाचित पदार्थ हैं भोजन के, सरलीकृत भोजन के घटकों का
भोजन के घटकों का अवशोषण होता है, यानी अवशोषण की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा होती है छोटे आंत के भाग अगर क्षुद्रांत्र, जिसको जेजुनम, और ये है इलियम। क्षुद्रांत्र को हम इलियम कहते हैं और इसको अगर क्षुद्रांत्र को जेजुनम कहते हैं। तो छोटे आंत के भाग अगर क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र में सरलीकृत भोजन के घटकों का अवशोषण होता है। तो यहां तक लिखें, इसमें देखो पहली बात क्या है, आहार नाल का कौन सा भाग जिसमें पाचन की सबसे ज्यादा क्रिया होगी, सर्वाधिक पाचन है वो छोटी आंत में। आहार नाल के भाग छोटे आंत में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। तो एक प्रश्न तो इसमें यह है हमारा कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, वो होगा छोटी आंत। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि छोटी आंत के किस भाग में, छोटी आंत के किस भाग में, तो छोटी आंत के ग्रहणी में सर्वाधिक क्या होती है, पाचन की क्रिया होती है। आगे वाला प्रश्न आपका बन सकता है कि छोटी आंत का जो ग्रहणी है, इस ग्रहणी में कौन कौन से रस आकर के मिलते हैं। एक तो अग्नाशय ग्रंथ से जो ग्रंथि है इससे अग्नाशय रस, और एक यकृत में स्थित जो पित्ताशय था उस पित्ताशय से निकलने वाले पित्तरस, अग्नाशय रस और पित्तरस दोनों आकर के कहाँ मिलते हैं, छोटी आंत के भाग ग्रहणी में मिलते हैं। अवशोषण की जो क्रिया होती है, यानी भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में है। पाचन सबसे ज्यादा छोटी आंत के भाग ग्रहणी में, और जो पचे हुए भोजन के जो घटक हैं इनका सबसे ज्यादा जो अवशोषण है वो अगर क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र में, जेजुनम में और इलियम में, जेजुनम और इलियम में होता है। यहां लिखें। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग लगाएं। तो वीडियो को आप क्रम से देखेंगे, एक ही पार्ट जो है वो कई पार्टों में पूरा होगा, तो आपको नीचे पार्ट संख्या मिलेंगी। पहले आप पार्ट का नाम देखें, जैसे कक्षा 10 है, लेसन नंबर 2, इसका पार्ट आपका 4 है। इससे पहले आप 3 पार्ट पहले पूरा देखें, सीधा आप चौथा पार्ट न देखें। चौथे पार्ट में आपको पूर्ण रूप से बीच में ही ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो पहले लेसन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट देखें, इसके बाद में पार्ट सेकंड देखें, फिर थर्ड देखें और फिर 4 देखें। यह आपको वीडियो के साइड में आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसी प्रकार से आप अपने नोट्स कॉपी में इनको लिखते जाएं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस आकर के मिलते हैं, डैश लगा करके बीच में लिख लें। छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस, 3 प्रकार के पाचक रस आकर के मिलते हैं। कितने प्रकार के पाचक रस हो गए, 3 प्रकार के, और यहीं से आप 3 लाइन निकाल लेंगे। 3 प्रकार के पाचक रसों में देखो, पहला लिखेंगे अग्नाशय रस। पहला पाचक रस कौन सा है, अग्नाशय रस है। दूसरा पाचक रस है पित्तरस है, और तीसरा है आंत्रीय रस। छोटे आंत की आंतरिक भित्ति में जो आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं इनसे निकलने वाला रस है आंतरीय रस। तो 3 प्रकार के पाचक रस इसमें आकर के मिलेंगे। इसी में आप लिख लेंगे अग्नाशय रस में कौन कौन से रस हैं। तो इसमें यहां लिखे एमाइलेज, पहला अग्नाशय रस कौन सा है, एमाइलेज है। ट्रिप्सिन है, एक काइमोट्रिप्सिन है,
एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। एक अग्नाशयी लाइपेज है, अग्नाशयी लाइपेज, और इसके बाद में है न्यूक्लियोजेज। अग्नाशय रसों में जाएंगे। इसके बाद में ये क्या है, गहरे हरे या पीले रंग का, गहरे हरे पीले रंग का द्रव, यह अग्नाशयी रस है और इसकी पीएच है 7.7। ये पित्रस पीएच का मान कितना है, 7.7। क्वेश्चन में लिखेंगे हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। इसके बाद में आप लिखेंगे आंतरीय रस में, और इसमें लिखेंगे छोटे आंत में देखो बहिस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। छोटी आंत की बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, छोटी आंत की बहिस्रावी ग्रंथियां लवण व श्लेष्मा के मिश्रण का स्रावन करती हैं। लिखते जाए आगे, ग्रंथियां लवण व श्लेष्मा के मिश्रण का स्रावन करती हैं। लवण व श्लेष्मा के मिश्रण का स्रावन करती हैं, जिसे आंतरीय रस कहते हैं। पूरा लिखते जाए आप, करती हैं जिसे आंतरीय रस, जिसको क्या कहेंगे, आंतरीय रस कहते हैं, जिसे आंतरीय रस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें इसी में आंतरीय रस के नीचे ही, आंतरीय रस में, ये जो आंतरीय रस है इसमें आंतरीय रस में 98% जल और 2% तथा 2% पाचक रस पाए जाते हैं। 2% पाचक रस पाए जाते हैं। पहले लिखे यहां तक। इसके बाद में देखो आंतरीय रस कौन कौन से हैं के बारे में लिखेंगे। आंतरीय रस की परिभाषा है, आंतरीय रस किसको कहेंगे, छोटी आंत में किस प्रकार की ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और बहिस्रावी और अंतःस्रावी, इनके बारे में पीछे हम पढ़ भी चुके हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। तो बहिस्रावी जो ग्रंथियां हैं ये लवण और श्लेष्मा की मिश्रण का स्रावन करती हैं, इसी को हम आंतरीय रस कहते हैं। आंतरीय रस में 98% जल होता है और 2% इसमें पाचक रस होते हैं। 98% जल और 2% पाचक रस इसके अंदर पाए जाते हैं। और एक इसका विशेष ध्यान रखेंगे अग्नाशय रसों में। अग्नाशय रसों में एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, एक अग्नाशय लाइपेज है और एक न्यूक्लियोजेज है। पित्तरस में यह गहरे हरे पीले रंग का द्रव होता है और इसकी पीएच है वो 7.7 है, हल्का क्षारीय प्रकृति का। और जो छोटी आंत है इसमें भोजन के माध्यम को क्षारीय
बनाने का काम भी कौन करता है? ये पितरस ही करता है, क्योंकि छोटे आंत में जो भोजन का पाचन होगा वो क्षार के माध्यम में होता है, और आमाशय में भोजन का जो पाचन है वो अम्लीय माध्यम में होता है। इसके बाद में आप आंतरिक रस आप नीचे लिखेंगे कि आंतरिक रस कौन कौन से स्रावित होंगे, काम भी देखेंगे इनका आगे। आंतरिक रसों में पहला लिखें एंटेरोकाइनेज, आंतरिक रस में लिखें, नीचे लिखें आप एंटेरो, ऐसे लिखते रहें रस लगा करके नीचे एंटेरोकाइनेज है। इसके बाद में डाइपेप्टाइडेज है, डाइपेप्टाइडेज, एक सुक्रेज, लेक्टेज, माल्टेज, एंटेरोकाइनेज है, डाइपेप्टाइडेज है, सुक्रेज है, लेक्टेज है, माल्टेज है। एक आंतरिक लाइपेज है, या इसको लाइपेज भी लिख सकते हैं। आंतरिक लाइपेज अलग है जो वसा का पूर्ण पाचन करेगा। यहां ये जो अग्नाशय लाइपेज है ये वसा का आंशिक पाचन करेगा। ये फॉस्फेटेज है, डाइसेकेराइडेज है, फॉस्फेटेज है, और एक यहां लिख लेंगे डाइसेकेराइडेज, डाइसेकेराइडेज, सेकेराइडेज, ये आंतरिक रस है। तो यहां छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस आएंगे, और इसमें हम देख रहे थे पहले जो आमाशय था, आमाशय में यहाँ ग्रहणी है, यहाँ अग्नाशय ग्रंथि थी, और इसी में यहाँ से पितरस आ रहे थे पिताशय से। तो अग्नाशय रस से और ये पितरस ये तो ग्रहणी में आएंगे। इसके बाद में आगे जो अगर क्षुद्रांत्र है और क्षुद्रांत्र है, इस अगर क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्तियों में बहिस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये बहिस्रावी ग्रंथियां ही लवण और श्लेष्मा का स्रावन करती हैं, उसी को हम आंतरिक रस कहते हैं। इसका संगठन अभी आपको बताया था कि इसमें 98% जल होगा और 2% आंतरिक रस में पाचक रस होंगे। तो ये आंतरिक रस हैं, और ये कौन से हैं? अग्नाशय रस हैं। प्रश्न आपका यहां से भी बन सकता है कि सुक्रेज जो है वो पाचन के आधार पर छोटी आंत में किस प्रकार का रस है? तो सुक्रेज आंतरिक रस है, लेक्टेज भी है, माल्टेज, लाइपेज, फास्फेटेज, एंटेरोकाइनेज, और ये जो है एमाइलेज, एक अल्फा एमाइलेज था, वो लार ग्रंथियों के द्वारा भी स्रावित होता है, मुंह में जो हमने पढ़ा था पहले, जिसको टाइलिन कहते हैं। और यहाँ जो एमाइलेज है वो अग्नाशय रस के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों प्रकार के रस हुए। अब इनका हम देखेंगे कार्य। ये छोटे आंत में जो ये 3 प्रकार के पाचक रस स्रावित हो रहे हैं, इनका कार्य क्या है? भोजन के कौन कौन से घटकों का ये पाचन करते हैं? तो नंबर 1, इसमें देखो डैश लगा करके लिखे पहले, अग्नाशय रस और पितरस। अग्नाशय रस तथा पितरस मिलकर के लिखते हैं, अग्नाशय रस तथा पितरस मिलकर के छोटी आंत में भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। और यहां से आपका प्रश्न बनता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन
किस माध्यम में होता है? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन है वो कौन से माध्यम में होगा? क्षारीय माध्यम में। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे छोटी आंत में उपस्थित भोजन को पीछे भी आपको बताया था क्या कहेंगे? काइल कहेंगे। छोटी आंत में जो भोजन है इसको क्या कहा जाता है? काइल कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे छोटी आंत में भोजन का या छोटी आंत में भोजन की पीएच, भोजन की जो पीएच है वो है 8.5। वही प्रकृति इसकी कौन सी हो जाएगी? क्षारीय। कौन सी प्रकृति हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। 3 प्रकार के प्रश्न देखो। पहला आपका प्रश्न, छोटी आंत में भोजन का जो पाचन है वो कौन से माध्यम में होता है? जवाब आपका आना चाहिए क्षारीय माध्यम में। दूसरा आपका प्रश्न बनेगा कि छोटी आंत में जो उपस्थित भोजन है उसको क्या कहेंगे? काइल कहेंगे। काइल, यहां मैं होते ही आमाशय में उपस्थित भोजन हो जाएगा। और छोटी आंत के अंदर जो भोजन की पीएच है वो कितनी है? 8.5 है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं और आप हेडिंग डालें आगे, पायसीकरण। पायसीकरण हेडिंग डालें। पायसीकरण क्या है? इमल्सिफिकेशन जिसको कहा जाता है, इसके नाम से भी पूछा जाता है सीधा, इमल्सिफिकेशन। पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। इसमें लिखेंगे वसा की बड़ी कोशिकाओं को, वसा की बड़ी कोशिकाओं को, जो वसा के बड़े अणु हैं उनको, बड़ी कोशिकाओं को छोटी कोशिकाओं में तोड़ने की क्रिया, कोशिकाओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी? पायसीकरण। देख लें इसको कि वसा की बड़ी कोशिकाओं को छोटी कोशिकाओं में तोड़ने की जो क्रिया है इसको क्या कहा जाता है? पायसीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालें। अब हमने जो पीछे हम पढ़े थे कि छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस, अग्नाशयी रस, पित्तरस और आंत्रिय रस, नाम उनका हमने पीछे देख लिया है। अब यहाँ सीधा एक समीकरण के रूप में उनको अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे कि कौन सा पाचक रस है और भोजन के कौन से घटक का पाचन करता है, भोजन का घटक का। तो उसमें हेडिंग डालें आप, छोटी आंत में जो पाचक रसों के कार्य हैं इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रसों की पाचन क्रिया, अग्नाशयी रसों की पाचन क्रिया की अग्नाशयी रस कौन कौन से हैं? और इसमें देखो नंबर 1 पर यहाँ लिख लेंगे हेडिंग डाल करके अग्नाशयी रसों की पाचन क्रिया नंबर 1। हमने पीछे बात की थी कि भोजन के पाचन की क्रिया का प्रारंभ है वो स्टार्च से होता है। 30% स्टार्च का पाचन है वो टाइलिन के द्वारा मुखगुहा में हो जाता है और बाकी स्टार्च का पाचन है 70% स्टार्च का पाचन, 70% स्टार्च का पाचन है वो छोटी आंत में होता है। और यहाँ स्टार्च के पाचन के लिए
एमिलेज। कौन सा एंजाइम है? अग्नाशयी रस है, एमिलेज है। और ये स्टार्च को किसमें बदलेगा? माल्टोज में। अभी पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, पूर्ण पाचन की क्रिया है वो आंतरिक रसों के द्वारा होगी। माल्टेज एंजाइम है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा। तो स्टार्च, एमिलेज जो हमने देखा था, एमिलेज या एमाइलेज दोनों नाम आ सकते हैं यहाँ पे, कहीं भी एमिलेज भी हो सकता है और एमाइलेज भी हो सकता है। तो स्टार्च और एमिलेज है, ये इसको माल्टोज में बदलेगा। फिर हम देख रहे हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के पाचन के लिए यहां अग्नाशयी रस में है ट्रिप्सिन, एक पेप्सिन था वो अमाशयी रस में था, और ट्रिप्सिन इसको पेप्टाइड में बदलेगा, पेप्टाइड में। नेक्स्ट तीसरा देखो, अग्नाशयी रस में प्रोटीन का पाचन करने वाला एक एंजाइम है पाचक रस, काइमोट्रिप्सिन है। ये भी प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन। और इसमें लिखेंगे आप काइमोट्रिप्सिन, ये सीधा कार्य हो गया इनका, काइमो। और ये भी किसमें बदलेगा? पेप्टाइड में। प्रोटीन को किसमें बदलेगा? पेप्टाइड में बदलेगा। इसके बाद में एक एंजाइम हमने देखा था अग्नाशयी रस में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये कार्बोक्सी जो पेप्टाइडेज है, ये प्रोटीन और प्रोटीएज, या प्रोटीन के बाद में इसको आप पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड, और पाचक रस है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये इनको पूर्ण पाचक अंश एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन का जब पूर्ण पाचन हो जाएगा, तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन होने के बाद में प्रोटीन अपने पूर्ण पाचित अंश किसमें बदल जाएगी? एमिनो अम्ल में बदल जाएगी। तो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है जो एमिनो अम्ल में बदल देगा। इसके बाद में यहां लाइपेज था, अग्नाशयी लाइपेज, और ये अग्नाशयी लाइपेज जो है ये वसा को वसीय अम्ल में बदलेगा। वसा को किसमें बदलेगा? वसीय अम्ल में बदलेगा। इसके बाद में हमने देखा था एक न्यूक्लियोजेज जो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। पहले इनको लिख लें। यहां देखो आपको याद क्या करना है, इसमें पर्सन आपका सीधा सा ये बनेगा, छोटी आंत में स्टार्च का पाचन करने वाले अग्नाशयी पाचक रस का नाम एमिलेज। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है, छोटी आंत में या एमाइलेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च है वो अपने कौन से सरल घटकों में टूटता है? तो माल्टोज। ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन है वो अपने कौन से सरल घटकों में टूटेगा? पेप्टाइड में। काइमोट्रिप्सिन के द्वारा भी पेप्टाइड में। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये मतलब इसका पूर्ण पाचन कर देता है प्रोटीन, और जो बाकी प्रोटीन का पहले सरल घटक था पेप्टाइड, प्रोटीन और पेप्टाइड दोनों को ही किसमें बदलता है? ये एमिनो अम्ल में। और अग्नाशयी जो लाइपेज है ये वसा को किसमें बदलता है? वसीय अम्ल में। इसके बाद में आप लिखें आगे, एक हमारे शरीर में जो न्यूक्लिक अम्ल है, और इन न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करने के लिए न्यूक्लिक अम्ल हैं दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि डीएनए और आरएनए
केंद्रक में पाए जाने वाले दो प्रकार के अम्ल हैं और केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है, इसलिए इन दोनों का नाम भी क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है और ये केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड अम्ल है। तो इनका जो न्यूक्लियेजेज है, न्यूक्लियेजेज, ये न्यूक्लियेजेज है, ये न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ेगा इसको, न्यूक्लियोटाइड किस में तोड़ देगा इनको, न्यूक्लियोटाइडों में इसको तोड़ देगा। तो ये तो था अग्नाशयी रसों की पाचन क्रिया। इसके बाद में आप लिखें आंत्रिय रसों की पाचन क्रिया। पितरस है, ये पितरस केवल एक तो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने का, एक वसा का थोड़ा पायसीकरण करते हैं। पितरसों की पाचन क्रिया इतनी है कि वसा का पायसीकरण करेंगे, अग्नाशयी दो जो इसमें आंतरिय जो माध्यम है भोजन का उसको क्षारीय बनाएंगे, और एक है इसमें पित्तवर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीविरिडीन, जो भोजन है आंत में उसको रंग भी प्रदान करते हैं। तो आंतरिय रस में लिखें, आंतरिय रस में देखो माल्टोज जो स्टार्च का अपघटन होने के बाद में माल्टोज शर्करा बनी, इस माल्टोज शर्करा का अंतिम रूप से पाचन होगा आंतरिय रस में पाया जाता है माल्टेज, और ये इसको बदल देगा ग्लूकोज में। और इसका सूत्र आपको मैंने पहले बता दिया था, आगे भी आएगा, C6H12O6 है। तो भोजन में हमारे शरीर में सहवादिक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो माल्टोज का पूर्ण रूप से पाचन होने के बाद में माल्टोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। इसके बाद में है लैक्टोज जो शर्करा है, लैक्टोज शर्करा का पाचन करने वाला एंजाइम है लैक्टेज, और ये भी इसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। एक है इसमें सुक्रोज शर्करा है, और इसको पचाने के लिए यहाँ एंजाइम पाया जाता है सुक्रेज, और ये भी इसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। लिखते जाएं, ये भी किस में बदलेगा इसको, ग्लूकोज में। इसके बाद में जो वसा है, यहाँ आंतरिय रसों के द्वारा भी इसका पाचन होगा, और यहाँ वसा में आंतरिय लाइपेज, एक तो अग्नाशयी लाइपेज है और एक आंतरिय लाइपेज है। ये आंतरिय जो लाइपेज है ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। पूर्ण रूप से पाचन होने के बाद में वसा वसीय अम्ल प्लस किसमें बदल जाएगी, ग्लिसरॉल में बदल जाएगी। और जो न्यूक्लियोटाइड है, अभी हमने देखा था कि डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोजेज एंजाइम है अग्नाशयी न्यूक्लियोजेज, वो तो बदलता है इनको न्यूक्लियोटाइडों में। और इसके बाद में जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, इन न्यूक्लियोटाइडों को यहां आंतरिय जो न्यूक्लियोजेज है, न्यूक्लियोजेज, ये बदलेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस शर्करा, न्यूक्लियोसाइड प्लस किस में बदल देगा, ये शर्करा में। और न्यूक्लियोटाइडों के अलावा जो डीएनए आरएनए है उनको भी आंतरिय रस है वो अंतिम रूप से न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में बदल देता है। एक है इसमें फास्फेटेज, ये भी इनको देखो फास्फेटेज एंजाइम था आंतरिय रस में, ये भी न्यूक्लियोटाइडों को फोस्फेटेज जो एंजाइम है
ये नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा में तोड़ देगा। नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा, और ये शर्करा भी यहां कौन सी राइबोज शर्करा में तोड़ देगा। कौन सी शर्करा में तोड़ देगा? राइबोज शर्करा। तो ये अग्नाशय रसों की क्या है? पाचन क्रिया है। यहां हेडिंग में लिखेंगे आप ये आंत्रिय रसों की, अग्नाशय रसों की नहीं है, आंत्रिय रसों की क्या है? पाचन क्रिया है। और यहां भोजन के घटकों का क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से पाचन, यानी जो स्टार्च है, स्टार्च का पूर्ण पाचन होने के बाद में, यानी अवशोषण योग्य जो भोजन का घटक है वो कौन सा बनेगा? स्टार्च का पूर्ण पाचन होने के बाद में किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। लैक्टोज का पूर्ण पाचन होने के बाद में ग्लूकोज में, सुक्रोज का पूर्ण पाचन की उपस्थिति में ग्लूकोज में, वसा का पूर्ण पाचन होने के बाद में ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और यहां से इन एंजाइमों का भी आपको ध्यान रखना है, पाचक रसों का, कि लैक्टोज का पाचक रस कौन सा है? लैक्टेज है। या लैक्टोज का पाचन करने वाले रस का नाम बताइए। माल्टोज का, शर्करा का पाचन करने वाले पाचक रस का नाम बताइए। तो ये पाचक रस जो है वो इनके नाम पर ही है। माल्टोज शर्करा है तो माल्टेज उसका एंजाइम है, लैक्टोज शर्करा है तो लैक्टेज उसका एंजाइम है, सुक्रोज शर्करा है तो सुक्रेज उसका एंजाइम है। और वसा का पाचन करने वाला, एक बहुत बार पूछा जाता है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है या पाचक रस कौन सा है? तो वो है लाइपेज। और वसा का पूर्ण रूप से पाचन होने के बाद में वसा है वो कौन से घटकों में बदल जाएगी? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो ये हो गया हमारे आंत्रिय रसों की पाचन क्रिया, आंत्रिय रसों की पाचन क्रिया। इसके बाद में आप देखेंगे पित्त रस का कार्य। पित्त रस जो है वो क्या काम करता है? पित्त रस, इसमें दो प्रकार के वर्णक स्रावित होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीविरिडीन। काम लिखो इसके केवल। पित्त रस के कार्य में पहला लिखेंगे वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण करता है। और 2 नंबर है कि आंत में जो भोजन है इस भोजन को रंग प्रदान करना, आंत में उपस्थित भोजन को रंग प्रदान करना। भोजन को क्या करेगा? ये रंग प्रदान करेगा। ये पित्त रस का कार्य हो गया। देख लें इसको। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत में पाचन क्रिया। ये तो छोटी आंत में पाचन क्रिया कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत में। देखो इनको अलग अलग घटकों में आपको समझा दिया गया है कि छोटी आंत में भी आपको अलग अलग इसको पार्टों में तोड़ करके याद करना है कि छोटी आंत में कौन कौन से पाचक रस आकर के मिलते हैं, और उन पाचक रसों का भी आपको अलग से पूछा जा सकता है कि अग्नाशय रस के कोई 2 पाचक रसों का नाम बताइए, आंतरिक रस के कोई 2 पाचक रसों का नाम बताइए, या जैसे एंटेरोकाइनेज है वो किस प्रकार का पाचक रस है। तो अलग अलग जो पाचक रस हैं इनको अलग अलग पार्टों में आप इनको तोड़ करके अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें बड़ी आंत में पाचन क्रिया। देखो बड़ी आंत में पाचन क्रिया कैसे होगी? जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत में पाचन क्रिया, डैश लगा करके लिखें। छोटी आंत में पाचन के बाद, छोटी आंत में पाचन क्रिया के बाद भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है।
भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। यहां बड़ी आंत में भी कोई पाचन क्रिया नहीं है। इसके अलावा दो भाग हमारे और थे आहारनाल के, एक गर्षणी था और एक गर्षिका। गर्षिणी और गर्षिका दोनों में भी पाचन क्रिया नहीं होती है और बड़ी आंत में भी पाचन क्रिया नहीं होती है। इसी के बाद में आप ध्यान से लिखेंगे बड़ी आंत के मुख्य कार्य। पाचन क्रिया नहीं होती तो और क्या होगा इसमें देखो, बड़ी आंत के मुख्य कार्य नीचे की लाइन में डैश लगा करके लिख लें। और ये 3 प्रकार का मुख्य कार्य करती है। यहाँ 3 लाइन निकाल लें। बड़ी आंत के मुख्य कार्य 3 प्रकार के मुख्य कार्य करती है। सबसे पहले इसका मुख्य कार्य है जल का अवशोषण। जल का अवशोषण। दूसरा इसका कार्य है खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण। और तीसरा कार्य है जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। शरीर से बाहर निकालना, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। तो ये बड़ी आंत के कार्य होंगे। इसमें आपको मुख्य ध्यान ये रखना है कि पाचन क्रिया में बड़ी आंत में किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। और एक आपको इसमें पूछे जाते हैं कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य है जो जल का और खनिज लवणों का। ऐसे तीनों ही मुख्य हैं। बाकी जल का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो जल का अवशोषण करना, खनिज लवणों का अवशोषण करना, और जो अपचित भोजन है कंप्लीट रूप से पाचन हो चुका होता है पूरा का पूरा पहले, और बाकी जो बिना पचा हुआ जो भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो यहां तक ये था हमारे पाचन तंत्र में जो आहारनाल के अलग अलग भाग हैं। इन अलग अलग भागों में पाचन की क्रिया आपकी कंप्लीट है। अलग अलग भागों में हमने पाचन क्रिया पढ़ ली है। अलग अलग भागों की हमने सामान्य जानकारी है पहले वाले पार्ट में पढ़ ली है। और इसमें एक थोड़ा सा और लिख लेंगे। देखो दोनों भोजन में उपस्थित घटक है। 2 लाइन में लिखते जाए इनको। एक तो यहाँ लिख लें भोजन में उपस्थित घटक। ये भोजन में कौन सा घटक पाया जाता है और पूर्ण पाचन होने के बाद में वो किस में परिवर्तित हो जाता है, उपस्थित घटक। और आगे इसमें लिखेंगे पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण योग्य घटक। पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण योग्य घटक। पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण योग्य घटक, भोजन में उपस्थित घटक। और अपने पेज के 2 भागों में इस प्रकार से 2 पार्टों में लिख लो और एक में लिख लो पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण योग्य घटक। यानी कौन से घटकों का अवशोषण होगा। तो इसमें सबसे पहले देखो स्टार्च की हम बात करते हैं। नंबर 1, यहां से एक बार थोड़ा सा इसकी समरी लिख लो, स्टार्च। और हम देख रहे थे कि सबसे पहले जो टाइलिन है, ये टाइलिन भी इसको किस में बदलता है, माल्टोस में बदलता है। और एक तो लार में पाया जाने वाला टाइलिन है, इसको अल्फा एमाइलेज हम कह रहे थे। अल्फा एमाइलेज या टाइलिन है वो भी मुंह में स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। 30% स्टार्च को तो यहां बदल देता है। और बाकी जो अग्नाशय रस है
उस अग्नाशय रस में जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है 70% स्टार्च को, वो एमाइलेज एंजाइम है वो माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद में माल्टोज को, जो आंतरीय रस हमने पढ़ा था माल्टेज, ये माल्टेज है वो इसको किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। पूर्ण पाचन, स्टार्च का पूर्ण पाचन होने के बाद में कौन से घटक में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद में आप देखें प्रोटीन, 2 नंबर पर देखो प्रोटीन है। प्रोटीन का हमने देखा था एक तो पेप्सिन और एक ट्रिप्सिन। पेप्सिन है और एक कौन सा है, पेप्सिन तो है आमाशय में, यहाँ हल्का हिंट कर लेंगे, याद रहे आपके, ये तो आमाशय में था। और एक ट्रिप्सिन जो बची प्रोटीन है वो आगे जाएगी, और ये था अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस था। पेप्सिन इसको बदलते हैं पेप्टाइड में, प्रोटीन को पहले किस में बदलते हैं, पेप्टाइड में, और फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो एंजाइम है ये इसे प्रोटीन को पूर्ण पाचित अंश से किसमें बदल देगा, एमिनो अम्ल में। पूर्ण पाचित अंश से एमिनो अम्ल में। कोष्टक में इसके आप लिख लेंगे प्रोटीन की मूलभूत इकाई है, एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की मूलभूत इकाई। एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की मूलभूत इकाई है। इसके बाद में देखें आप वसा, और वसा को जो लाइपेज है, या पूरा ले लें, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे लाइपेज, दोनों प्रकार के लाइपेज थे। तो वसा और वसा को लाइपेज है वो पूर्ण रूप से पाचन के बाद में वसा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल प्लस किस में बदल जाएगा, ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। इसके बाद में देखो, पहले ये लिख लो आप, पर्सन इनमें क्या बनेगा, एक तो ये ध्यान रखना है, एक तो थोड़ी सी समरी आपके याद हो जानी चाहिए यहाँ लास्ट में, कि जैसे स्टार्च है तो स्टार्च को पढ़ते समय आप ध्यान रखें कि स्टार्च का सबसे पहले पाचन हो रहा था मुख गुहा में, 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है मुंह में, और बाकी 70% स्टार्च का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। तो इसमें दोनों प्रकार के एंजाइम थे, तो टाइलिन था और एक एमाइलेज, एक तो अग्नाशयी रस था और एक लार में उपस्थित टाइलिन था पाचन रस। तो पहले ये बदलेगा माल्टोज में, फिर माल्टोज को आंतरीय रस माल्टेज है वो ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज क्या है, स्टार्च का पूर्ण पाचित अंश है। स्टार्च का पूर्ण पाचन होने के बाद में स्टार्च है वो किस घटक में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ऐसे ही प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, और आंत में या अग्नाशयी रस के नाम से भी पूछा जा सकता है कि आंत में प्रोटीन का पाचन करने वाला रस कौन सा है, तो आंत में है ट्रिप्सिन, या प्रोटीन का पाचन करने वाले अग्नाशयी रस का नाम बताओ तो भी कौन सा आएगा, ट्रिप्सिन, क्योंकि ग्रहणी में आकर के मिलता है। और जो पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को पहले किस में बदलेंगे, पेप्टाइड में, और पेप्टाइड का पूर्ण पाचन होगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है इसको किस में बदल देगा, एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन होने के बाद में प्रोटीन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, एमिनो अम्ल में, जो हमारे छोटी आंत की जो अगर क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र के अंदर जो अंगुलीनुमा उभार जिसको हम दीर्घ में विलाई पढ़ रहे थे, उनके द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं रसायनकुरों के द्वारा। और एमिनो अम्ल है क्या, प्रोटीन की मूलभूत इकाई है। ये भी ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं,
जो सभी प्रकार की प्रोटीनों का निर्माण करते हैं, और हमारे शरीर का मुख्य घटक जो है, निर्माणकारी इकाई है, वो प्रोटीन ही है। और वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। कौन ध्यान रखेंगे इसका। और वसा का पूर्ण पाचन होने के बाद में वसा किस में बदल जाएगी? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब आगे देखो, कुछ शर्कराएं हैं, उन शर्कराओं का पूर्ण पाचन किस प्रकार से होगा? आप नीचे लिखेंगे इसको, जो भी हम लिख रहे हैं उसी के नीचे आप लिखेंगे। मैं अब देखो, इसमें शर्करा कितने हो गए? देखो 3। चौथे नंबर पर देखो, एक जो शर्करा है वो माल्टोस शर्करा है, एक माल्टोस है। इसके बाद में एक सुक्रोज है, इसके बाद में फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज शर्करा है, एक है गैलेक्टोज शर्करा है, गैलेक्टोज शर्करा है, एक लैक्टोज शर्करा है, एक कौन सी है? लैक्टोज शर्करा। इनके एंजाइमों का नाम जो है वो इनके आधार पर ही है, जो माल्टोस, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज, इनके एंजाइमों का नाम इनके आधार पर ही आपको लिखना है। माल्टोस का पाचन करने वाली जो पाचक रस एंजाइम है वो है माल्टेज। सुक्रोज का पाचन करने वाला एंजाइम है सुक्रेज। फ्रुक्टोज का पाचन करने वाला एंजाइम है वो है फ्रुक्टेज। गैलेक्टोज का है गैलेक्टेज। और लैक्टोज शर्करा का पाचन करने वाला है लैक्टेज। और ये सारे के सारे एंजाइम इन सभी शर्कराओं को अंतिम रूप से किसमें बदल देंगे? ग्लूकोज में। सारी की सारी सब शर्कराएं हैं जो अलग अलग पदार्थों में पाई जाती हैं, अलग अलग पदार्थों से हम इनको ग्रहण करते हैं। तो अंतिम रूप से इन शर्कराओं को किस में बदल दिया जाएगा? ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। ये लिखे पहले। अब देखो, एक तो इनके एंजाइम आपको ध्यान में रखने हैं, यानी पाचक रस सारे के सारे एंजाइम ही है। कि माल्टोज का पाचन करने वाला एंजाइम माल्टेज, सुक्रोज का पाचन करने वाला सुक्रेज, फ्रुक्टोज का पाचन करने वाला फ्रुक्टेज, गैलेक्टोज का पाचन करने वाला गैलेक्टेज, लैक्टोज का पाचन करने वाला कौन सा है? लैक्टेज। और इन सारी शर्कराओं को अंतिम रूप से किस में बदल दिया जाएगा? ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। अब देखो, इनके कुछ नाम हैं। माल्टोज किस में पाई जाती है? जौ में। इसको माल्ट शुगर कहते हैं। माल्टोज शर्करा है वो जौ में पाई जाती है, और इसको क्या कहा जाता है? माल्ट शुगर कहा जाता है। ऐसे जो सुक्रोज है इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, और ये गन्ना में पाई जाती है। यानी कि इसके कोष्टक में थोड़ा, ये किस में पाई जाती है? गन्ना में। और इसको क्या कहा जाता है? टेबल शुगर कहा जाता है सुक्रोज को। फ्रुक्टोज जो है ये किस में पाई जाती है? फलों में। ये किस में पाई जाती है? फलों में। और इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रूट शुगर इसको कहा जाता है। गैलेक्टोज जो है ये एक लैक्टोज का घटक ही है, दोनों मिल्क शुगर है। ये दूध में पाई जाती है लैक्टोज, दूध में। और इसको क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर। और ये भी किसका है? लैक्टोज का घटक ही है गैलेक्टोज। इसको भी क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर। गैलेक्टोज और लैक्टोज दोनों किस में पाई जाती हैं? दूध में पाई जाती हैं। तो ये टेबल आप उतार लें। इसके बाद में आपका जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण कंप्लीट है।
पाचन तंत्र कंप्लीट है। पाचन तंत्र में पुनः थोड़ा सा देखो, पुनः देख लेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि पाचन तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, और पाचन तंत्र के मुख्य घटकों के बारे में आपको पहले बता दिया गया है, सबकी सामान्य जानकारी। मुख गुहा से लेकर के नस गुदा नाल तक, आहार नाल के मुख्य घटक, उनकी सहायक ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां थी, उन तीनों पाचन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनकी आपको एक सामान्य जानकारी बताई गई है, क्योंकि आपके लेवल का ही यहाँ बताया जाएगा। 10वीं के विद्यार्थियों के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी आपकी बातें बताई जा रही हैं। बाकी आपके लेवल तक कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपको इनसे अतिरिक्त पूछी जाए। लगभग आपका कंप्लीट रूप से जो सार है वो यहाँ आपको पूर्ण मिलेगा। तो पहले उनकी सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है, वो अलग पार्टों में आपको दे दी गई है। इसके बाद में कौन से भाग में भोजन के कौन से घटकों का पाचन हो रहा है और कौन से अंगों के द्वारा कौन कौन से पाचक रसों का श्रावण हो रहा है वो आपको बता दिया गया है। और लास्ट में आपको कि भोजन में घटक कौन सा है, हम ग्रहण कौन सा करते हैं, और ग्रहण करने के बाद में जब भोजन के घटक का पूर्ण पाचन हो जाता है तो पूर्ण पाचन होने के बाद में जो अवशोषण योग्य घटक हमारे शरीर में बनता है, जिसको हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्रहण करके ऊर्जा के रूप में काम में लेती हैं, तो उनके बारे में ये लास्ट समरी आपकी आ चुकी है। यहाँ पूर्ण पाचन के बाद में अवशोषण योग्य घटक, लास्ट में ये समरी है, इसको आप अच्छी तरह से देखें। तो ये पाचन तंत्र है वो आपका कंप्लीट है। और इसके बाद में हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये आप टेबल उतार रहे हैं, अलग अलग पार्टों में इस पाचन तंत्र की आपको पूर्ण जानकारी दे दी गई है। पार्ट आपका बड़ा है, क्योंकि लगभग सारे जो तंत्र हैं वो इसी चैप्टर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, इसलिए लगभग एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। वैसे पार्ट संख्या 2 कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इसमें सारे पाचन, ये सारे हमारे शरीर के जो तंत्र हैं उनको एक ही चैप्टर के अंदर सबको शामिल कर दिया गया है। तो पाचन तंत्र कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद में हम मानव के श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम अब अध्ययन करेंगे, तो अलग से आपका तंत्र चलेगा। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा समझें कि एक तो श्वसन होता है और एक श्वास होता है, एक तो रेस्पिरेशन होता है और एक ब्रीदिंग। इन दोनों में अंतर है। श्वसन शब्द अलग है और श्वास या सांस लेना, श्वास या सांस, इसको अंग्रेजी में ब्रीदिंग कहा जाता है। और श्वसन का नाम है वो है रेस्पिरेशन। तो श्वसन है वो अलग है और श्वास या सांस लेना शब्द अलग है। श्वास या सांस लेना में तो बाह्य वातावरण में से, वायुमंडल में से ऑक्सीजन को तो शरीर के अंदर ग्रहण करना फेफड़ों में, और फेफड़ों में जो कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, केवल इतना ही शामिल है कि बाह्य वातावरण में से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और शरीर के अंदर से फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। ये तो क्या है? श्वसन, ये सांस लेना। श्वसन में क्या है कि बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके हमारे शरीर में, जो अभी हमने पाचन क्रिया में पढ़ा था कि हमारे अवशोषण योग्य जो घटक हैं, इन अवशोषण योग्य घटकों का
ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के बाद में इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक जल बनेगा और प्लस में क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। तो इसको मतलब क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द अलग हैं, दोनों को आप एक ही न समझे। श्वसन अलग चीज है और श्वास या सांस लेना अलग चीज है। तो अब देखते हैं हम यहाँ श्वसन, हेडिंग डालना आप पहले, मानव का श्वसन तंत्र लिखो पहले डैश लगा करके। श्वसन तथा श्वास लेना, श्वसन के कोष्टक में रेस्पिरेशन तथा सांस लेना, और इसके कोष्टक में लिख लेंगे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, लिखो पहले, दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, श्वास लेने का तात्पर्य, सांस लेने का तात्पर्य फेफड़ों से CO2 को बाहर निकालना, फेफड़ों से पूरा लिखते जाएंगे आप, CO2 को बाहर निकालना तथा वातावरण से, तथा वातावरण से ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना। ये तो क्या है, सांस लेना। इसी लाइन में लिखेंगे जबकि आगे लिखो, श्वसन क्रिया में, जबकि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन करके, ग्लूकोज का विखंडन करके, ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा उत्पन्न करना है, ऊर्जा उत्पन्न करना है। तो यहां दोनों क्रियाओं में आप अंतर समझेंगे, श्वसन अलग है और सांस लेना अलग है। नेक्स्ट, अब हम यहां अध्ययन करेंगे केवल श्वसन का। ये तो दोनों क्रियाओं में थोड़ा सा आपको अंतर बताया गया है कि श्वसन क्या है और सांस लेना क्या है। पूछा भी जा सकता है कि श्वसन और सांस लेना क्या दोनों एक ही क्रियाएं हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो दोनों शब्द ही अलग अलग हैं। श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन है और सांस लेना का मतलब ब्रीदिंग है, तो दोनों क्रियाएं भी अलग अलग हैं। हेडिंग आपकी अब क्या रहेगी, मानव का श्वसन तंत्र। और अब हेडिंग डालें आप श्वसन, श्वसन। इसमें लिखो नीचे श्वसन में, श्वसन क्रिया के अंतर्गत बाहर से, लिखो आप पूरा, श्वसन क्रिया के अंतर्गत बाहर से O2 को ग्रहण करके, बाहर का मतलब वातावरण से, बाहर से O2 को ग्रहण करके कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बैंक है, एक ATP ऊर्जा बैंक
एटीपी का निर्माण करना, ऊर्जा बैंक एटीपी का निर्माण करना तथा इस क्रिया के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। ये आपके श्वसन की परिभाषा है। पुनः देखेंगे। बाहर से का मतलब है वातावरण से, भी आप लिख सकते हैं कि बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बैंक एटीपी का निर्माण करना तथा इस क्रिया के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आप पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। और जो ऊर्जा हमारे शरीर में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा एकत्रित होती है वो किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का एडीपी में बदलना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए एटीपी है वो ऊर्जा बैंक का क्या करता है? काम करता है। तो ये आपकी श्वसन की परिभाषा हुई। इसके बाद में नीचे डैश लगा करके लिखें। जो शब्द आपको बताए जा रहे हैं उनको भी आप ध्यान में रखें। अलग से जो अंडरलाइन की जा रही है, यहां से आपकी इन लाइनों के बीच में से बनने वाले प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट लाइन में देखो, शरीर में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान। शरीर में O2 तथा CO2, ध्यान रखेंगे O2 का मतलब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अणुसूत्र है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है CO2। तो शरीर में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान रुधिर के माध्यम से होता है। शरीर में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान रुधिर के माध्यम से होता है। इसके बाद में नीचे डैश लगा के लिखें, शरीर में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने के लिए, शरीर में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। शुरू में तो उसमें हमने देखा था कि तंत्र का मतलब है कि एक ही प्रकार का कार्य करने वाले अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं और फिर अलग अलग प्रकार के तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यहाँ श्वसन तंत्र है और उस श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे आगे कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो शरीर में O2 और CO2 का आदान प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं। अब इस श्वसन तंत्र के कौन कौन से
घटक जो है उन घटकों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल लें, मानव श्वसन तंत्र के भाग, बीच में मानव श्वसन तंत्र के भाग, तंत्र के भाग। अंग्रेजी विषय भी आपके सिलेबस में है, इसलिए जो इंग्लिश वर्ड आपके आदत में डाले जा रहे हैं उनका भी आप ध्यान रखें, जिससे थोड़ा आपको अंग्रेजी का भी अभ्यास होता रहे। मानव श्वसन तंत्र के भाग, पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के भाग हेडिंग डाल लें। और देखो इसमें यहाँ मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। मानव श्वसन तंत्र को कितने भागों में? 3 भागों में। एक है ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, एक है निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और एक जो इसका पार्ट है वो है श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। तो 3 भागों में बांट दिया गया, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब देखो ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आएंगे? ये श्वसन तंत्र के मुख्य अंग ही है। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में सबसे पहले आएगा नाक या नासिका, नाक या नासिका। इसके बाद में जो द्वितीयक अंग, ये तो प्राथमिक है, और द्वितीयक होता है मुख, क्योंकि सांस हम मुख से भी ले सकते हैं और नासिका से भी ले सकते हैं। वैसे नासिका तो है श्वसन का मुख्य अंग, ये तो प्राइमरी ऑर्गन है। श्वसन का मुख्य रूप से सांस कहाँ से लेना चाहिए? हमें नाक के द्वारा ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि नाक में इस प्रकार की जो श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, महीन रोम पाए जाते हैं, जो वायु के साथ बाहर से आए हुए सूक्ष्म कणों को, कीटाणुओं को, इनको हमारे फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। तो ये तो मुख्य अंग है। और हमारे श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के रूप में, जो सहायक अंग है या द्वितीयक अंग के रूप में या सहायक अंग के रूप में कौन काम करता है? मुख्य काम करता है। तो नासिका आ गया, मुख आ गया, फिर आ गया घर्षणी। घर्षणी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे भी, फेरेंक्स, और पीछे हमने पढ़ा था पाचन तंत्र में कि घर्षणी किसका? श्वसन का और पाचन का, यानी भोजन का और वायु का, दोनों का ही मतलब क्या है? एक उभय मार्ग है। और इसके बाद में आएगा श्रवण यंत्र। श्रवण यंत्र, इसको कहेंगे हम लेरेंक्स। श्रवण यंत्र, लेरेंक्स। तो ये तो शामिल होंगे हमारे किसमें? ऊपरी श्वसन तंत्र में। निचले श्वसन तंत्र में देखो कौन कौन से हैं? श्रवण यंत्र के बाद में हमारी श्वास नली या श्वसन नली, इसको हम बोलेंगे श्वसन नली, ट्रेकिया, श्वसन नली या श्वास नली, और यह है ट्रेकिया। ट्रेकिया भी इसको बोलते हैं, लिख लेंगे इसको हिंदी में भी, यहां ट्रेकिया। ये निचले श्वसन तंत्र में आएगी श्वसन नली। श्वसन नली के बाद में आएगी श्वसनी। श्वसनी, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई, हिंदी में लिख लेंगे इसको ब्रोंकाई। और श्वसनी के बाद में आएगी श्वसनिका, इसको ब्रांकियोल बोलते हैं, श्वसनिका, ब्रांकियोल। ब्रांकियोल
श्वसनिका, और इसके बाद में निचले श्वसन तंत्र में आएंगे फेफड़े, या इससे पहले आप देख लो वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं, या इनको फिर वायुकोश बोलते हैं, वायु कूपिकाएं या वायुकोश, एल्वोलाई या एयर सैक, एल्वोलाई या एयर सैक, और इसके बाद में है फेफड़े, इसके बाद में लंग्स आ जाएंगे, फेफड़े, लंग्स। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? निचला श्वसन तंत्र के अंतर्गत आएंगे। फिर देखो श्वसन मांसपेशियां। अब हमारे यहाँ श्वसन तंत्र में दो प्रकार की श्वसन मांसपेशियां पाई जाती हैं। एक तो होता है मध्यपट, जिसको डायफ्राम भी कहते हैं, मध्यपट या डायफ्राम, और एक है पसलियां, एक है पसलियां। ये दोनों देख लें आप मांसपेशियों में, श्वसन मांसपेशियों में, एक तो डायफ्राम और एक मध्यपट। तो अब देखो यहाँ मानव श्वसन तंत्र के भाग हो गए कितने? 3। एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र, एक निचला श्वसन तंत्र, और एक श्वसन मांसपेशियां। इनको आपको ध्यान में रखना है। देखो इनका क्रम क्या होगा, ये का ये क्रम रहेगा। श्वसन तंत्र के जो मुख्य अंग हैं उनका प्रारंभ से लेकर के अंत तक क्रम से उनका नाम लिखिए। सबसे पहले नासिका, इसके बाद में मुख, फिर गर्शनी, फिर श्रवण यंत्र, फिर श्वसन नली, फिर श्वसन, फिर श्वसनिका, और इसके बाद में आती है ऐसे वायुकोश या वायु कूपिकाएं, एल्वोलाई जिनको बोलते हैं। और ये वायु कूपिकाएं या वायुकोश हमारे श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। आगे पढ़ेंगे इनको। और इसके बाद में आएंगे फेफड़े। ये हमारे श्वसन तंत्र के अंगों का क्या है? क्रम से। और इसके बाद में क्या आएगा? मध्यपट या डायफ्राम, और लास्ट में कौन सी आ जाएंगी? पसलियां। तो यहाँ तो इन अंगों के बारे में, जैसे पाचन तंत्र के अंग थे वैसे श्वसन तंत्र के अंग है, और इन प्रत्येक अंगों के बारे में आगे क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इनकी बनावट क्या है और इनका काम क्या है। तो पहले आपको यहाँ इस टेबल के माध्यम से इन सारे श्वसन तंत्र के जो भाग हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अलग से भी आपको पूछा जा सकता है कि मानव के ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंगों को शामिल किया गया है, या मानव के ऊपरी श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों का नाम बताओ, या मानव के निचले श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों का नाम बताओ, या मानव में पाई जाने वाली जो श्वसन मांसपेशियां हैं उन श्वसन मांसपेशियों का नाम बताओ। तो यहां ये मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों की बात हुई। आगे अब हम एक एक अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लें। सबसे पहले नासिका के बारे में हम देखेंगे कि नासिका क्या है। नासिका या नाक, नोच, नासिका या नाक या नोच, इसमें डैश लगा करके लिखो श्वसन तंत्र का पहला अंग। श्वसन तंत्र का प्रारंभ जो हो वो किससे होगा? नासिका से, पहला अंग है। इसके बाद में देखो नासिका का प्रारंभ, नासिका का प्रारंभ है वो नासाद्वार से होगा। अगर नासिका के स्थान पर नासाद्वार, वैसे नासाद्वार ही है प्रारंभिक अंग, इसी का है जो नाक है। और ये जो नाक है, नाक के जो नासाद्वार है, ये दो नासाद्वार हमारे पाए जाते हैं। तो ये तो नासिका है पूरी की पूरी। तो और इसके आगे वाले जो हैं ये नासाद्वार हैं, ये नासाद्वार है, ये नासाद्वार। यहां से वायु को क्या की जाती है? अंदर ग्रहण की जाती है। तो श्वसन का प्रारंभ तो किससे होगा? वैसे नासाद्वार से।
बाकी नासाद्वार जो भाग है वो किसका है? नासिका का। तो आप इसमें लिखेंगे कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? नासिका। और नासिका का प्रारंभ कहां से होता है? नासाद्वार से। प्रारंभ नासाद्वार से होता है। नासिका का प्रारंभ है नासाद्वार से होता है। फिर लिखो, नासिका एक पतली हड्डी व झिल्ली द्वारा, नासिका एक पतली हड्डी, नासिका एक पतली हड्डी व झिल्ली द्वारा पृथक रहती है। दो भागों में, ऐसे बीच में पतली झिल्ली पाई जाती है और ये पतली झिल्ली है, ये नासिका को दो भागों में डिवाइड करती है। तो इसको लिखो, नासिका एक पतली हड्डी व झिल्ली द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। नेक्स्ट लिखें, नासिका गुहा में, ये पूरी नासिका है, ये नासिका की गुहा है। तो नासिका गुहा में महीन रोम यानी बाल, तो हमारा लगाते जाना महीन रोम, पक्षमार्ग तथा श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। सीलिया तथा श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, तथा श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्वास वायु में, काम क्या है इनका? आगे लिखो, जो श्वास वायु में, श्वास वायु में धूलकण, परागकण, वनस्पति के जो सूक्ष्म अंश होते हैं, परागकण, फफूंद आदि को, परागकण है, फफूंद है, सूक्ष्म जीव आदि को फेफड़ों में जाने से रोकती हैं, आदि को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। पूरा लिखेंगे आप, आदि को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। इसके बाद में लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, नासिका, नासिका का कार्य और क्या है? नासिका वातावरण से ग्रहण की गई वायु को, वातावरण से ग्रहण की गई वायु को, वायु के तापमान को, वायु के तापमान को शरीर के अनुकूलित करती है, यानी शरीर के तापमान के बराबर कर देती है, शरीर के तापमान के अनुकूलित करती है, तापमान के अनुकूलित करती है। तो ये तो देखो नासिका का काम हो गया। इसमें आपको इतना लिखना है, क्या क्या है? नासिका क्या है? श्वसन तंत्र का पहला अंग है। नासिका का प्रारंभ कहां से होगा? नासाद्वार से। श्वसन का मुख्य अंग भी है, पहला अंग भी है, और नासिका क्या है? श्वसन का मुख्य अंग, पहला अंग या श्वसन तंत्र का मुख्य अंग। नासिका के बीच में एक पतली हड्डी और झिल्ली पाई जाती है जो इसको दो भागों में डिवाइड करती है। इसके अलावा नासिका में महीन रोम, पक्षमार्ग और श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं? श्वास वायु में, जो वातावरण से हम वायु ग्रहण करते हैं, श्वास वायु में धूलकण, परागकण, फफूंद यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, इनको फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। एक इसका नासिका का काम है कि वातावरण से जो ग्रहण की गई वायु है, इस वातावरण से ग्रहण की गई वायु के तापमान को शरीर के तापमान के क्या करती है? ये अनुकूलित करती है। अब आगे लिखो आप, हेडिंग डालो मुख, माउथ, और इसमें डैश लगा करके लिखो मुख, हेडिंग डालो पहले। मुख में इसमें काम इतना ही है, मुख
यह श्वसन का द्वितीय अंग है। कौन सा अंग है ये? बस इतना ही लिख लो इसमें। और इसके द्वारा जो वायु है वो हम ग्रहण कर सकते हैं, बाकी इसको प्राइमरी ऑर्गन में शामिल नहीं किया गया, द्वितीय अंग है। नेक्स्ट लिखो, ये दूसरा हो गया। तीसरा है गर्शनी, फेरेंस। इसमें लिखो श्वास वायु गर्शनी से होते हुए, श्वास वायु गर्शनी से होते हुए घाटी ढापन तथा यहाँ घाटी ढापन से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। श्वास वायु गर्शनी से होते हुए घाटी ढापन तथा स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। लिख लो। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे स्वर यंत्र, लैरिंक्स, स्वर यंत्र, और इसमें डैश लगा के लिखो यह है कंठ गर्शनी तथा श्वास नली। स्वर यंत्र क्या है? यह है कंठ गर्शनी तथा श्वास नली, ट्रेकिया को जोड़ता है। यानी कंठ गर्शनी, गर्शनी के प्रकार हमने पढ़े थे, नासा गर्शनी, मुख गर्शनी, और एक थी लास्ट में कंठ गर्शनी। तो जो स्वर यंत्र है वो किसके बीच में पाया जाता है? कंठ गर्शनी और श्वास नली, इन दोनों को बीच में क्या करता है? जोड़ता है, जोड़ने वाली संरचना है। देख लेंगे इसका ऐसे है। ये गर्शनी थी जो आगे गर्शिका में खुलेगी। यहां हमने इसकी एक संरचना देखी थी, यहां है एपिग्लोटिस, और इसके बाद में यह है यहां स्वर यंत्र, जिसमें वाक रज्जु पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो 9 प्रकार की उपास्थि अस्थियों से मिलकर के बने होते हैं। और इसके बाद में आगे यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है ट्रेकिया, जिसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ ये तो एपिग्लोटिस है, ये कंठ गर्शनी है, एक मुख गर्शनी थी, एक नासा गर्शनी थी, और ये गर्शिका थी। और ये बीच की जो संरचना है ये वाली संरचना है, ये है लैरिंक्स, बीच में पाई जाती है। ये किसके? कंठ गर्शनी के और श्वास नली के, ये ट्रेकिया है। आगे इसको डायग्राम में और देख लेंगे, केवल देख लो थोड़ा। नेक्स्ट, इसके बाद में आप हेडिंग डालें श्वास नली या ट्रेकिया। श्वास नली, ट्रेकिया, और इसमें देखो यह है लगभग 5 इंच लंबी, इसकी लंबाई है वो लगभग कितनी है? यह है लगभग 5 इंच लंबी नलिका है। 5 इंच लंबी
नलिका है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे यह है सी आकार के छल्लों से, सी आकार के छल्लों से मिलकर बनी होती है। कौन से आकार के? सी आकार के छल्लों से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में लिखेंगे सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले स्तंभाकार, सी आकार के छल्ले स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से बने होते हैं। पूरा लिखोगे आप। सी आकार के छल्ले स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद में आगे लिखेंगे सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले श्वास नली में वायु न होने पर, मैं जो बोल रहा हूं आप वो लिखेंगे। यहां तो कोई आपका जो वर्ड ऐसे है टेक्निकल वर्ड उसको देख लेंगे, बाकी ऐसे नहीं कि भाई जैसे मैं लिख रहा हूं जैसे सी आकार के श्वास नली में, ऐसे नहीं लिखेंगे। पूरा मैं जो बोल रहा हूं, सी आकार के छल्ले श्वास नली में वायु न होने पर, वायु न होने पर इसको पिचकने से रोकते हैं, इसको पिचकने से क्या करते हैं? रोकते हैं। वायु न होने पर ट्रेकिया को, इसको ट्रेकिया को यानी श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें श्वास नली कहां से प्रारंभ होगी? देखो श्वास नली स्वर यंत्र से प्रारंभ होकर वक्ष स्थल तक, जो हमारा चेस्ट है, वक्ष स्थल तक जाकर दो भागों में बंटकर, वक्ष स्थल तक तो एक ही जाएगी, वक्ष स्थल तक तो ये स्वर यंत्र से लेकर के वक्ष स्थल तक ऐसे है, और वक्ष स्थल में जाकर के क्या हो जाएगी? ये दो भागों में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। दो भागों में बंटकर, दो भागों में बंटकर दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। दो फेफड़े हैं, दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। दोनों ओर के फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये है ट्रेकिया या श्वास नली। लंबाई कितनी है इसकी? 5 इंच की। किससे मिलकर के बनी होती है? सी आकार के उपास्थि के जो छल्ले होते हैं, सी आकार के उपास्थिर छल्लों से मिलकर के बनी होती है। और इन सी आकार के छल्लों का काम क्या है? किससे मिलकर के बने होते हैं? सी आकार के छल्ले स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं के बने होते हैं। सी आकार के जो छल्ले हैं काम क्या करते हैं कि जब श्वास नली में वायु नहीं होती है तो उस समय इस श्वास नली को या ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं। ये स्वर यंत्र से शुरू होगी, वक्ष स्थल तक तो एक नली के रूप में जाएगी। वक्ष स्थल पर जाने के बाद में ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। जो आगे बढ़ेंगे इनको फिर हम श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकाई। और फिर श्वसनी आगे जाकर के द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, चतुर्थ श्वसनी में बढ़ जाएगी, जिनको ब्रांकियोल कहेंगे। और उन ब्रांकियोल के अंतिम सिरों पर फिर वायुकोश पाए जाते हैं, जो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। तो आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाएगी, और दो भागों में बढ़ करके जो दोनों ओर के हमारे फेफड़े हैं, इधर वाला और इधर वाला, उसमें क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, श्वास नली का कार्य। तो कार्य तो इसमें सीधा सा ही है, ये श्वास नली, इसमें भी एक तो क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, और बाकी ये वायु को सवारी यंत्र से श्वसनी में पहुंचाने का काम करेगी, फेफड़ों में पहुंचाने का काम करेगी। तो लिख लो, कार्य लिख लो, किसका हेडिंग वही रह जाएगी आपकी, कार्य लिखो, श्वास नली की उपकला, श्वास नली की उपकला श्लेष्मा का स्रावन करती है, उपकला श्लेष्मा का स्रावन करती है, और ये श्लेष्मा है वो भी जीवाणुओं को, धूल के कणों को, प्राकणों को, इनको फेफड़ों में जाने से रोकता है। तो श्लेष्मा का स्रावन करती है, जो श्वास वायु को शुद्ध करके, जो श्वास वायु को शुद्ध करके, श्वास वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है, श्वास वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है। तो ये हो गई हमारी ट्रेकिया या श्वास नली, ट्रेकिया या श्वास नली। नेक्स्ट आगे वाला हम लिखें आप श्वसन, श्वसन तंत्र का आगे वाला हम लिखेंगे श्वसन, ब्रोंकाई, हेडिंग डाल लें, हेडिंग का मतलब लाल के पेन से, ब्रोंकाई, श्वसनी। और इसमें देखो, श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बट जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। तो श्वास नली जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले दो भागों में बढ़ेगी, और दो भागों में बढ़ जाती है, इनको हम क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। और श्वसनी में भी प्राथमिक श्वसनी है, श्वसनी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये श्वसनी, इसको आप प्राथमिक ही लिखने पड़ेगा, प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, ऐसे लिख लो इसको। इसके बाद में लिखो प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करके, फेफड़ों में प्रवेश करके क्रमशः, आगे लिखे, प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करके क्रमशः द्वितीयक व तृतीयक श्वसनियों में बढ़ जाती है। द्वितीयक एक जाल सा बना लेंगे, द्वितीयक व तृतीयक, द्वितीयक व तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है, द्वितीयक व तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। बस इसका ये लिख लो, ये श्वसनी के बारे में है। इसके बाद में आगे हम देखेंगे श्वसनी का। आगे वाला है श्वसनी का, श्वसनी, और इसके बाद में श्वसनी का ब्रांकियोल।
ब्रांकियोल, ब्रांकियोल इसमें लिखो। तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, यानी छोटी छोटी वो नलियों में बढ़ जाती है, जिसको क्या कहेंगे, श्वसनिका। ऐसे लिख लो इसको, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें श्वसनिका कहते हैं, जिन्हें श्वसनिका कहते हैं। लिख लो श्वसनिका। इसके बाद में आप हेडिंग डालें, श्वसनिका के बाद में आएंगी वायुकूपिकाएं या वायुकोश। वायुकूपिकाएं हेडिंग डालें, वायुकूपिकाएं या वायुकोश। एल्वोलाई, एल्वोलाई वायुकूपिकाएं या एच है, वायुकूपिकाएं या वायुकोश। इसमें लिखें, ये क्या है, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। वायुकूपिकाएं या वायुकोश क्या है, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। अलग अलग तंत्रों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बताई गई है आपको। यह ध्यान रखेंगे भाई, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है वो है वायुकूपिकाएं या वायुकोश। नेक्स्ट लाइन में लिखें आप, श्वसनी तथा श्वसनिका मिल गई है। इसके बाद में लिखो, श्वसनी तथा श्वसनिका मिलकर, एक तो श्वसनी है ब्रोंकाई और एक है श्वसनिका। श्वसनी तथा श्वसनिका मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, एक वृक्ष नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसके अंतिम छोर पर संरचना का निर्माण करती हैं। पूरा लिखेंगे आप, जिसके अंतिम छोर पर वायुकूपिकाएं पाई जाती हैं। अंतिम छोर पर वायुकूपिकाएं पाई जाती हैं। अंतिम छोर पर वायुकूपिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, वायुकूपिकाएं
सल की उपकला, सल की उपकला से बनी होती हैं, सल की उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें, कौन सी उपकला कोशिकाओं से? सल की उपकला कोशिकाओं से। इसके बाद में लिखेंगे वायु कूपिकाएं। काम क्या करती हैं? देखो, वायु कूपिकाएं गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय यानी O2 और CO2 का विनिमय करती हैं फेफड़ों में, अदला बदली गैसों का विनिमय करती हैं। मानव में वायु कूपिकाओं की संख्या, मानव में वायु कूपिकाओं की संख्या है वो लगभग 30 मिलियन। मानव में वायु कूपिकाओं की संख्या कितनी है? 30 मिलियन। ये हो गई आपकी वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाओं में क्या ध्यान में रखना है? पुनः देखें, एक बार इधर देखें। वायु कूपिकाएं हैं क्या? श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है और गैसों का क्या करती हैं? ये विनिमय करती हैं, अदला बदली करती हैं। किससे बनी होती हैं? ये सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं और मानव में लगभग इनकी संख्या है वो 30 मिलियन। बाकी आपका मुख्य प्रश्न बनेगा, एक तो हमारे शरीर में या फेफड़ों में गैसों का विनिमय करने वाली संरचना का नाम बताइए, गैसों का विनिमय करने वाले अंग का नाम बताइए। और एक इसमें आपका प्रश्न बनेगा कि श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। एक आपका प्रश्न बनेगा वायु कूपिकाएं हैं वो किससे मिलकर के बनी होती हैं? वायु कूपिकाएं हैं वो सल की उपकला से। नेक्स्ट आगे वाला हम श्वसन अंग पढ़ेंगे, फेफड़े, लंग्स। लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ों के बारे में। इसमें लिखें ये लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग की संरचना, हल्के गुलाबी रंग की संरचना है, हल्के गुलाबी रंग की संरचना है। नेक्स्ट लिखेंगे मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जो मध्यपट यानी डायफ्राम